अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये दो की प्रोसेस एरियाज हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसको आज के लेक्चर में हमने देखना है। क्वालिटी मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और क्वालिटी, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स भी हम इस पे बात करेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स में कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है। हर स्टेज पे क्वालिटी किस स्टेज पे ऐड की जाती है, कैसे ऐड की जाती है, कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, तो ये हमारे कुछ और लेक्चर्स भी होंगे इस पे। आज का लेक्चर जो होगा वो क्वालिटी मैनेजमेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू होगा और उसके बाद हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्टिंग की बात की थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं। हमने कॉस्टिंग बेसिक कॉस्टिंग पे कास्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, डायरेक्ट कास्ट, कॉस्ट जिसको मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कास्ट, संक कास्ट, जो कि ऐसी कास्ट होती है अगर हम प्रोजेक्ट पे डिसाइड करते हैं कि वो तो खत्म हो चुके हैं, उसकी बेस पे अगर आपने उसी प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट कुछ कंज्यूम करना है, कुछ अपने पैसे लगाने हैं, तो हम उस कास्ट को ऐड नहीं करते। संक कास्ट जो होती है वो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉफिट या कुछ गेन नहीं हुआ होता, लेकिन हम उस कास्ट को निकाल के देन आगे मूव करते हैं। लर्निंग कर्व थ्योरी में हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बनाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे वो डिफिकल्ट होता है, ज्यादा कॉस्ट उस पर लगती है। जब मास प्रोडक्शन होती है तो वो कम कॉस्ट में बन जाती है चीज। कॉस्ट एस्टिमेशन में हमने थ्री टेक्निक्स देखी। रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें हमने देखा कि जब एस्टिमेट्स जो होते हैं वो रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये होता है कि एस्टिमेट हमारे इवन प्रोजेक्ट के स्टार्ट से पहले किए जाते हैं। और जब आपने प्रोजेक्ट लेने का डिसीजन करना होता है उस स्टेज पे मोस्टली किए जा रहे होते हैं, और ये बहुत रफ एस्टिमेट होते हैं। मींस इसमें जो एक्यूरेसी रेट होता है वो आपका जो डिफरेंस होता है वो -50 से +100% हो सकता है। जैसे बात की कि अगर आप कोई, इसका मतलब क्या है कि मैंने लास्ट में भी कहा था, अगर आप 100 डिसाइड करते हो कि 100 डेज में प्रोजेक्ट हो सकता है कि वो वाला काम 50 डेज में हो जाए, या हो सकता है वो वाला काम 200 डेज में हो। तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है। बजटरी एस्टिमेट होते हैं, वो एस्टिमेट ऐसे होते हैं मोस्टली 2 to 3 years बिफोर प्रोजेक्ट कंप्लीशन होते हैं। और इसमें जो एरर जो चांसेस होते हैं चेंज होने के वो -25 से +150 आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बजटरी एस्टिमेट होते हैं वो मोस्टली प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कुछ ईयर्स पहले बनाए जाते हैं। ये कंपैरेटिवली रफ एस्टिमेट से बेटर एस्टिमेट होते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेट कॉस्ट एस्टिमेट जो होते हैं उनसे उनके लिहाज से अच्छे नहीं होते। जो डेफिनेटली कास्ट एस्टिमेट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर प्रायर टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन किए जाते हैं, और ये इसमें सबसे बेस्ट एस्टिमेट होते हैं। और इसमें जो चेंज होने के चांसेस होते हैं वो -5% टू +10 110% हो सकते हैं। लाइक आप 10% हो सकते हैं। लाइक अगर आपने एक प्रोजेक्ट 100 डेज में कंप्लीट करने का आपने 100 डेज में कंप्लीट करना है, तो हो सकता है वो 95 डेज में कंप्लीट हो जाए या 110 डेज में कंप्लीट हो जाए। कॉस्ट एस्टिमेशन के डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स देखें। टॉप डाउन, बॉटम अप एस्टिमेट हो सकते हैं। पैरामीट्रिक मॉडलिंग होती है। पैरामीट्रिक में क्या होती है कि हम प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जैसे फंक्शनल पॉइंट्स, लाइन ऑफ कोड, लैंग्वेज, उसकी बेस पे डिसाइड कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिसीजन उसकी बेस पे हो रहे होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आपने देखी कि कोमो मॉडल्स होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट एस्टिमेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आईटी के लोग जो होते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी कास्ट एस्टिमेट कर लेते हैं। मीन कास्ट अस्सलाम एस्टिमेशन। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैम, वो एक्चुअली ऑडियो नहीं था ओपन हो रहा तब से। ठीक है, तो कोई मैम क्वेश्चन? वो सेकंड क्लास जो था वो इस वजह से हमारी रह गई थी सबकी।
हमारा क्विज था 1 बजे, हाँ ठीक है, हाँ टीएसए का था। तो उधर लगे रहे हैं, वो जैसे ही वो खत्म हुआ है तो अगली क्लास का सॉरी वो नहीं थी, जो सीधी बात है। हाँ वो हाँ बाद में पता लगा कि यार आज तो क्लास थी, हम्म, 3:30 बजे जाके हम ऑन करने लगे हैं, लेकिन वो फिर हमने मना कर दिया था कि यार वो मैम ने गुस्से होना है कि इस टाइम आ रहे हो आप, लेकिन रिकॉर्ड तो हो रही थी। और हम्म। कुछ दूसरे बच्चे भी शायद आपकी क्लास में थे उस वक्त, लेकिन वो हमारी क्लास के नहीं थे। कि वो जो एलएमएस पे ग्रुप ज्वाइन हुआ है तो उसमें वो लोग हैं, SC1 के लोगों ने शायद गलती से ज्वाइन कर लिया हुआ है। SC1 को मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो उन्होंने SC2 जी जी। वालों का भी एलएमएस पे ज्वाइन कर लिया है। तो उसमें आपको अगर मैंने अनाउंसमेंट में दिया है तो वो उनके पास चला गया, उन्होंने मिस्टेकनली ज्वाइन कर ली थी क्लास। आपको लेक्चर मिल गया ठीक। था, उसमें कोई मसला था? नहीं मैम, वो आधा मैंने देखा है, आधा नहीं देखा, अभी पूरा नहीं देखा। तो उसमें एक वो जहाँ तक देखा, देखें हम्म, ये थ्योरी है हम्म, और इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर हम्म, वैसे भी बंदा कोई पढ़े हम्म। ना, जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती है, तो वो वर्डिंग के आप थ्रू भी बंदा कुछ समझ जाता है कि क्या कुछ चीज़ है कुछ क्या नहीं। कंसेप्ट है, लाइक मैंने क्रिटिकल पाथ वाला आपको लास्ट क्लास में एक आपको वो दिया था सॉल्व जी करने मैम, के वो मुझे क्रिस्टल क्लियर है, वो बहुत बहुत इजी काम था, वो मैंने लिए। देखा था। ठीक है, आप पहले ऐड करते रहो फिर माइनस करते रहो, जब बैक पर आना है आपने क्रिटिकल पाथ के थ्रू। तो उसमें आपने एक वो चीज फाइंड आउट करनी, एक था एक लास्ट जो क्लास थी उसमें है एक कॉन्सेप्ट ईवीएम का। मैं साथ साथ जो भी बढ़ाती जा रही हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती जा रही हूँ कौन से यूज होने वाले कॉन्सेप्ट हैं। अब जो ईवीएम की आपने क्लास में नहीं देखा, मैंने लास्ट पे एक नहीं एग्जांपल मैम, दी हुई है उस लेक्चर जी में। जी, उसमें वो नहीं देखा अभी जो लास्ट है, कुछ वो वाला फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट। कुछ जी जी। फार्मूलाज हैं और उसमें वो दी हुई हैं, उस फार्मूला से वो सॉल्व करना होता है किसी भी करंट टाइम के ऊपर। जैसे इस स्लाइड में भी लास्ट में आपको दिया हुआ है कि ये जब हमने कंट्रोलिंग बजट की बात की थी उसमें हमने देखा ईवीएम, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। अब जब किसी भी स्टेज पे अब हम हैं, हमने डिसाइड किया था कि हमारा 1 वीक का प्रोजेक्ट है और हमारा $100 लगेंगे। अब हमारा 1 वीक में से 5 डेज गुजर चुके हैं और हमारे कितने फॉर एग्जाम्पल $90 लग चुके हैं। अब करंट टाइम पे हम डिसाइड करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं कि इसकी बेस पे हमारा प्रोजेक्ट में कितना डिले आएगा और हमारी कास्ट कितनी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं जो अर्न वैल्यू, एक्चुअल कास्ट, अर्न कास्ट और इस सब की बेस पे कैलकुलेट करते हैं। इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं और हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इस नेट से डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, आपने वहां से एग्जांपल सॉल्व करनी है। इसके अलावा मैं असाइनमेंट में 1-2 क्वेश्चन दूंगी जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। दूसरा मैम, वो क्विज का मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि एक्चुअली उस दिन मेरा इंटरनेट ऑफ था, तो गड़बड़ कर रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी, कभी ऑन हो जाता था कभी ऑफ हो जाता था। तो मैं उस दिन शायद मैंने क्लास भी नहीं ज्वाइन की, मैंने उसे फजल को बता दिया था। व्हाट्सएप एक्चुअली सिंपल चलता है, तो उसे मैंने बता दिया कि मैम को कह देना कि मैं नहीं ऑन हो सकता। तो वो कहता है मैम को भी बताया नहीं हमने, मैम कहते हैं कि क्विज दीजिए, तो साथ ही मीटिंग ऑफ कर दी थी। तो वो क्विज करते करते वो मेरे जो एमसीक्यूज टाइमिंग थी, वो आपने क्या किया हुआ था, स्पेसिफिक टाइमिंग रखी हुई थी हम्म कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक। हम्म तो मतलब ये नहीं था कि आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद 10 मिनट बाद खत्म होगा या हम्म। 5 मिनट बाद। तो वो एमसीक्यूज मेरे कुछ रह गए थे, लेकिन जो दूसरा था वो मैंने किया था, उसका जो सब्जेक्टिव था, जी मैंने देखा है क्रिटिकल पाथ वाला। सब्जेक्टिव ठीक है, 5 सब लोगों ने किया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 लोगों ने किया हुआ है। वो इस तरह से कुछ रह गया था, तो वो मैं रिक्वेस्ट करनी थी कि मैम वो कुछ वो नंबर्स ये का उनका कर दीजिएगा प्लीज। वो आपकी मेल आई थी शायद मुझे, तो जी जी। उसमें मैंने ये है कि नेक्स्ट जो भी मैं अभी आपने ईवीएम की वो करनी है जी असाइनमेंट जो मैं दूंगी, तो फिर मैं इस लेक्चर पे क्विज भी लूंगी। अब जब मैं इसका क्विज लूंगी तो मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दूंगी इस क्विज में। जैसे फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन बाकी क्लास के लिए होंगे तो मैं 5 क्वेश्चन दूंगी, बाकी उन्हें 4 सॉल्व करने होंगे। आप 5 क्वेश्चन उसमें 5th क्वेश्चन ऐड कर दोगे, 5th के जो मार्क्स होंगे वो आपके उस क्विज की जगह पे रिप्लेस तो कर मैम उसका वो टाइमिंग भी ज़्यादा देंगे ना थोड़ा। टाइमिंग एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और वो जो 5 वाला होगा वो प्रीवियस से रिलेटेड होगा या इससे रिलेटेड है? नहीं नहीं, जो टॉपिक करंटली चल रहा होगा वही टॉपिक। ठीक हो गया, ऐसा मैं लूँ, ठीक है मैम। ओके। जी। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर था आज में। हमने
मैंने आपसे बात की कि हमने देखना है क्वालिटी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। क्वालिटी के हमारे आगे कुछ लेक्चर्स चलेंगे कि क्वालिटी कैसे प्रोजेक्ट में ऐड की जा सकती है, और कम्युनिकेशन आज का थोड़ा ओवरव्यू होगा जस्ट इस लेक्चर में। हमारे कौन सा जो ओके मैम। प्रैक्टिकली होंगे वो नहीं होंगे। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट देखने से पहले हम एक देखते हैं, एक एग्जांपल इसे कह सकते हैं। At a recent computer exposition, Bill Gates, the founder of the CEO of Microsoft Corporation, stated, if General Motors had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving $25 cars that got 1000 miles to the gallon। बिल गेट्स ने आप किसी भी उस पे लिखा है, स्टेटमेंट एक दी है बिल गेट्स ने। अब इसके रिस्पांस पे जनरल मोटर मतलब गाड़ियों कार्स पे स्टेटमेंट दी कि अगर वो उसको हम कंपेयर करें कंप्यूटर की इंडस्ट्री से, तो वो ये ऐसे $25 की कार जो है वो 1000 माइल्स पर to the gallon चल सकती है। In response to the Gates comments, General Motors issues a press release stated, उन्होंने एक press release में बताया कि if General Motor had developed technology like Microsoft, we would all be driving cars with the following criteria। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट की तरह की होती जनरल मोटर्स की जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजी होती है, तो फिर क्या होता, फॉर नो रीजन whatsoever your car would crash twice a day। हर रोज आपकी किसी भी रीजन की बगैर काश। अब अभी तो हमारी विंडोज इतनी ज्यादा क्रैश नहीं होती, ये सारे इशू सॉल्व हो गया आज से कुछ ईयर पहले। जैसे आपकी विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडो विजिटा ये हुआ करती थी, तो ये क्रैश बहुत जल्दी, इनमें क्रैश का रेट बहुत ज्यादा था। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर हम मोटर्स की जगह पे विंडोज होती तो वो हमारी यूज हो रही, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके गाड़ियां चल रही होती, तो गाड़ियां ट्वाइस अ डे जो है वो क्रैश होती। एवरी टाइम दे repainted the lines on the road, you would have to buy a new car। आपको हर टाइम पे नई कार खरीदना पड़ती। occasionally your car would die on the freeway for no reason and you would just accept this, restart and drive on। आपको occasionally executing a menu such as left turn would cause your car to shut down and refuse to restart। अगर आप लेफ्ट टर्न करना होता तो आपकी कार शट डाउन हो जाती और रीस्टार्ट होने से रिफ्यूज कर सकती। अच्छा, ये सारी बातें बताई हुई हैं कि अगर आप उसको ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्यूटर्स में होती हैं माइक्रोसॉफ्ट की। जैसे बिल गेट्स ने कहा कि अगर उसकी टेक्नोलॉजी हम कार बनाते कंप्यूटर इंडस्ट्री, तो वो बहुत सस्ती कार बनती $25 में, और वो इतने माइल्स चल लेती, इतनी सस्ती होती टेक्सटाइल ये चीजें। तो उसके रिस्पांस पे उन्होंने बताया हुआ है कि लाइक मैकेंटॉश वुड मेक a car that was powered by the sun, reliable, 5 times as fast and twice as अच्छा, मैकेंटॉश अगर बनाता तो वो 5 टाइम फास्ट भी होती, ट्वाइस भी होती, इजी भी होती, लेकिन बट वुड रन ओनली 5% ऑफ द रोड। इस बात का ये मतलब है जैसे मैक के बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मैक के सिस्टम पे चल सकते हैं, और जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं जैसे जो मैक के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मैक की एप्लीकेशन उसी पे रन हो सकती है, दूसरी पे रन नहीं हो सकती। अभी तक भी पहले तो बहुत ज्यादा ये था कि जस्ट उसके सॉफ्टवेयर होते थे, अब कुछ हद तक वो हो गया है कि दूसरे सिस्टम हम उसकी एग्जीक्यूटेबल डाटा एक्सी फाइल की बजाय उसकी फाइल हमें मिल जाती है और हम उसे रन कर सकते हैं, लेकिन मैक के सॉफ्टवेयर मैक के सिस्टम पे ही चल सकते थे। अभी भी जैसे आईफोन की जो होंगी, आप कहते बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, आप कहते हैं आईफोन ब्लूटूथ से कनेक्ट, हम आईफोन नए सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें जब तक आईफोन के अपने ड्राइवर्स नहीं होते ये नहीं होता। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर मैकेंटॉश गाड़ियां बनाता तो वो मैकेंटॉश अपनी उसकी 5% कोई स्पेसिफिक रोड्स होती जिनपे वो मैकेंटॉश की गाड़ियां चल सकती, वैसे ना चल सकती। द ऑयल वाटर टेम्परेचर, तो ये सारी यू वुड प्रेस द स्टार्ट बटन टू शट ऑफ द इंजन। अच्छा, ये सारी जो बातें बताई हुई थी, इस बात का कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ड्रॉबैक्स असल में बताए हुए हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अब क्योंकि जो गाड़ियां बनाने की जो इंडस्ट्री है वो एक मेच्योर इंडस्ट्री है, और आईटी इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू वो अभी बहुत न्यू न्यू है, इमेच्योर फील्ड है, और इसको मेच्योर होने की जरूरत है। जब बिल गेट्स ने ये स्टेटमेंट दी तो इसके रिस्पॉन्ड में उन्होंने जो गाड़ियों जनरल मोटर्स वालों ने ये स्टेटमेंट उसको प्रेस रिलीज की, और उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी
अगर वो रिप्लेस होते तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं कि आपके सिस्टम बहुत क्रैश होते हैं, और ये होता है कि अगर यू वुड डाई ऑन ए फीवर फ्रॉम नो रीजन, आप रीस्टार्ट करने डाई हो जाते हैं, और उसके बाद आप किसी भी जगह पे शट डाउन हो जाता, किसी भी जगह पे आपकी वार्निंग लाइट ऑन हो जाती। द एयरबैग सिस्टम वुड से आर यू श्योर, जब एयर बैग्स आउट होने हैं तो उससे पहले कहते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू टेक ये सारी चीजें। और मैकेंटॉश जो होती है वो अपने उस पे ही गाड़ियां स्पेसिफिक रोड्स पे चला सकती। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये बता रहे हैं कि हमारी फील्ड अभी कितनी इमेच्योर है एज कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स के। मीन्स ये सब इश्यूज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आते हैं। अब ये सारे इश्यूज जो हैं ये क्वालिटी के रिलेटेड है। क्वालिटी, जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत लो होती है, क्रैश कर जाना, जो भी सारे इश्यूज होते हैं ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिलेटेड होते हैं। अब हम क्या इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम। अच्छा, सैंडविच ग्रुप स्टडी की 2008 की रिपोर्ट है। कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम मतलब जब कोई भी सॉफ्टवेयर डाउन होता है तो उसकी कितनी कास्ट लगती है। आईटी एप्लीकेशन कोई भी है, लाइक सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ये डाउन होता है पर मिनट कितना लॉस होता है हमारा। अगर एक ईमेल डाउन होती है तो 1900 पर मिनट लॉस होता है। अगर सप्लाई चेन का कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, वो डाउन होती है तो कितना लॉस होता है। ये आईटी प्रोडक्ट्स जो लॉस होती हैं, अब डाउन होती हैं तो कितना लॉस उसकी वजह से होता है, लेकिन डाउन तो होती हैं। अब वो क्योंकि वो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मैम होती आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही है आपकी मैम। जी। आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही है आपकी। कभी कभी हो जाता है इस तरह से मैम वो, अच्छा लेकिन चलें बाद देखते में हैं। दोबारा सही हो जाता है। ओके, अब आईटी की प्रोजेक्ट जो होती हैं वो उनकी कास्ट अगर डाउन हो जाता है, जैसे कोई भी यूट्यूब डाउन है तो उसकी 1 मिनट डाउन होने से उसको कितना डॉलर्स का नुकसान होता है। गूगल अगर डाउन है तो 1 मिनट के डाउन होने से उसको कितने डॉलर का नुकसान होता है। और डाउन क्यों होती है, क्योंकि वो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट डाउन हो रही होती है इसका मतलब है उसमें क्वालिटी ऐड नहीं की गई। तो हमारा टॉपिक आज का ये है कि हमने प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसे ऐड करनी है। आज हम जस्ट क्वालिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन नेक्स्ट हमारे कुछ लेक्चर्स इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्वालिटी कैसे ऐड की जा सकती है। क्वालिटी होती क्या है, आईएसओ डेफिनेशन है, the totality of characteristic of an entity that bear on its ability to satisfy the stated or implied needs। जो आपने नीड्स स्टेट की हुई हैं, लाइक वही रिक्वायरमेंट्स, स्कोप या रिक्वायरमेंट्स जो भी हम कहते हैं वो रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी है, वो नीड्स। अब वो नीड्स फुल करने, टोटलिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, उसकी टोटली आप जो उसे नीड्स फुलफिल कर रहे हो, जैसे क्रैश हो जाना। अब वो नीड्स तो फुलफिल कर रही थी लेकिन क्रैश हो जाती है या डाउन हो जाती है एप्लीकेशन, या कुछ हो जाती है, तो ये आपकी क्वालिटी वाली एप्लीकेशन नहीं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर रही। द डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स किस डिग्री तक फुलफिल की जाती हैं तो वो क्वालिटी कंसीडर की जाती है। कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट एंड फिटनेस ऑफ यूज, रिक्वायरमेंट्स को कन्फर्मेंस और उसके यूज के लिए कस्टमर डिसाइड अबाउट द क्वालिटी, कस्टमर डिसाइड करता है। अच्छा, स्टार्ट से मैंने ट्रिपल कंस्ट्रेंट की बात की है कि एक हम ट्राइंगल बनाते हैं जिसपे हम लिखते हैं, एक हमने ऐसे ट्राइंगल बना दी, हम कहते हैं स्कोप होता है, कास्ट होता है और टाइम होता है, और प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल होता है जो कि हम मोस्टली आईटी प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होते हैं। अनसक्सेसफुल क्या प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, अगर वो प्रोजेक्ट ने जो स्कोप में सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं की तो वो अनसक्सेसफुल है। अगर उसने रिक्वायरमेंट तो फुलफिल की है लेकिन टाइम पे नहीं की तो वो भी अनसक्सेसफुल है, और अगर उसने विद इन बजट नहीं की वो भी अनसक्सेसफुल है। ये तीनों ट्रिपल कॉन्स्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक उसमें एक और कॉन्स्टेंट ऐड किया गया है क्वालिटी का, प्लस क्वालिटी। आपने स्कोप में किया है, टाइम में किया है, कॉस्ट में, बजट के अंदर भी कर लिया है, लेकिन अगर वो क्वालिटी का नहीं है तो वो प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कस्टमर के मुताबिक वो उसकी उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिटी थी वो उसने गेन नहीं की, तो वो भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं है। क्वालिटी में मेन कौन से, ये इसको हम इजी वे में कर रहे हैं कि कॉस्टिंग में कौन से, सबसे पहले हमने देखा कि हम अगर स्केजुलिंग करते हैं उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं, जब हम कॉस्टिंग करते हैं कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं जब क्वालिटी मैनेजमेंट जो है बात, हम उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। प्लानिंग क्वालिटी, परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये तीन मेन प्रोसेस है क्वालिटी मैनेजमेंट के।
प्लान किया जाता है पहले क्वालिटी को, फिर परफॉर्म किया जाता है। जो भी प्लान में हमने कुछ एक्टिविटीज प्लान की होंगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे अगले लेक्चर्स चलेंगे जिनमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट स्टेज पे, जैसे रिक्वायरमेंट्स अगर क्वालिटी की होगी तो ऑब्वियसली अगर डिजाइन अच्छा बनेगा तो रिक्वायरमेंट्स की स्टेज पे क्वालिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, डिजाइन की स्टेज पे क्वालिटी कैसे ऐड कर सकते हैं। क्वालिटी किसी स्पेसिफिक स्टेज पे ऐड नहीं की जाती है, बल्कि थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट लाइफ चलती है। और हर स्टेज में अगर क्वालिटी वाली रिक्वायरमेंट्स होंगी तो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनेगी। अब वो क्वालिटी कैसे ऐड की जाती है, कैसे टेस्ट की जाती है, कैसे डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म होती है, और कैसे क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो आपने परफॉर्म किया कुछ एक्टिविटीज क्वालिटी को ऐड करने के लिए, क्वालिटी को श्योर करने के लिए। परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल आपने मॉनिटर करना है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, 3 प्रोसेसेस मेन होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। प्लानिंग क्वालिटी में इनकॉर्पोरेटिंग रेलिवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपने जो स्कोप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, जो वो लेकिन आपने उसमें स्टैंडर्ड्स जो आपने डिफाइन किए हैं उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हुए। जैसे यहाँ पे वो बात आती है क्वालिटी मैनेजमेंट में, हमने स्टार्ट में टॉपिक स्टार्ट किया था CMMI, जिसमें हमने देखा मैच्योरिटी मॉडल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5। आपकी जो कंपनीज होती हैं बाय डिफॉल्ट 0 लेवल पे होती हैं, और फिर आप उस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हुए। अब वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब आप काम कर रहे होते हो तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे होते हो। जब आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपकी प्रोडक्ट्स की जो डेवलप होती है वो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। मेन आउटपुट क्या होती हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। आप आप यहाँ पे हमारी इस प्रोसेस में प्लानिंग क्वालिटी में हम हमारी जो आउटपुट आती है वो हम एक प्लान बना लेते हैं कि हमने प्लान क्वालिटी जो है किस लेवल की क्वालिटी गेट करनी है। हमारा एक प्लान बन गया कि क्वालिटी को गेट करने के लिए हमें क्या क्या करना है, और क्वालिटी मैट्रिक्स, अब हमने मैट्रिक्स से क्या होता है मेजरमेंट किया जा रहा होता है कि किसी बेस पे वो मेजर की जाएगी कि वो क्वालिटी के वो पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं हमारे सिस्टम में या नहीं, और चेकलिस्ट बनाई जाएगी। इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें चेक किया जाएगा ये सारी चीजें हमने ऐड की हैं या नहीं। ये इस स्टेज पे करी जाती है। परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअल में परफॉर्म किए, पीरियोडिकली इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, अगेन एंड अगेन प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अपडेट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान एंड चेंज रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाया है, फॉर एग्जांपल इस प्लान में हमने डिसाइड किया कि हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, रिक्वायरमेंट्स हमने QFD के थ्रू लेनी है। QFD के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया कि जब भी हम रिक्वायरमेंट्स लेंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की स्टेज पे उनको वैलिडेट करवाएंगे। पहले हम वैलिडेशन नहीं किया करते थे, अब हमने रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन करानी है, हमें कस्टमर से श्योर करना है, और जब हमने रिक्वायरमेंट्स जो है वो वैलिडेटेड फॉर्म में होंगी, देन हम आगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम, हम एक स्टेज पे काम कर रहे थे, हमने एक प्लान बनाया कि हमारा ये सारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने रिक्वायरमेंट को प्रोसीजर करना है। तो हमारा ये क्वालिटी मैनेजमेंट को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक प्लान बना लिया, और अब इस प्लान को के मुताबिक हमने काम सारा करना है, और साथ साथ हमने मेजर करते जाना है कि हम काम जो है वो एक्चुअल में उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं, या कोई चेंजेस होती हैं तो उसको अपडेट कर दिया जाता है। परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट रिजल्ट्स। मेन आउटपुट क्या है? क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स, वैलिडेटेड चेंजेस, वैलिडेटेड डिलीवरेबल्स। अब ये सारी चीजें जब हम एक्चुअल में काम करते हैं, इसके लिए डिफरेंट, जैसे मैंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई, कोकोमो, कुछ डिफरेंट मॉडल्स आपको करवाए जाते हैं, तो इस तरह क्वालिटी को भी ऐड करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या टूल्स, क्या क्या मेजरमेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, वो हम डिफरेंट नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इम्प्रूविंग IT प्रोजेक्ट क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब अगर आपकी लीडरशिप जो है वो क्वालिटी का फोकस क्वालिटी वाला हो, तो जो उसके डाउन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी अपने काम में, उनके काम में भी क्वालिटी होती है। मेन जब आपकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है, जो जैसे UMT का एक मिशन होगा, तो UMT का जो मिशन होगा वो एग्जैक्टली हर डाउन लेवल पे आते आते हर स्टूडेंट वहां तक उसमें एग्जिस्ट करता होगा, वो सारी चीजें उसमें आती। किसी भी लीडरशिप का अगर फोकस क्वालिटी वाला हो तो डाउन वो
हर बंदा क्वालिटी वाला काम कर रहा होता है, ऐड करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हम अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हर बंदा जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, अगर जो डिफाइंड होगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस में क्या है, हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा प्रोसेस इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग होना है। प्रेस्क्रिप्टिव में हमने प्रिस्क्राइब किया कि हमारा पहले तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा था, हमने इसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेके आना है और हमने अपना एक डिफाइन कर दिया कि हमने ऐसे काम करना है। अब हर मेंबर उसी वे में काम करेगा। अगर वो क्वालिटी वाला प्रोसीजर होगा तो डेफिनेटली उसकी जो आउटपुट आएगी वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होगी। अब किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी ऐड करने के लिए डेफिनेटली अगर आप क्वालिटी ऐड कर रहे हैं तो कोई कास्ट उसके साथ लिंक्ड होगी। कास्ट ऑफ कंफर्मेंस, आप अगर क्वालिटी क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कंफर्म क्लाइंट को अकॉर्डिंग जो आपकी स्कोप है वो मीट करना चाहिए, कंफर्मनेस होनी चाहिए। जितनी भी जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स है उसकी जो कंफर्मनेस है उसके लिए आपको कोई कास्ट तो ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप कोई चीज जैसे आपने स्टैंडर्ड्स कुछ टेक्निक्स कुछ अप्लाई की हुई है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा कास्ट ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपका नॉन कंफर्मनेस है, अगर कंफर्म नहीं हुआ, आपको दोबारा सही करना पड़ा है कोई काम, तो उसके लिए भी कास्ट होगी। प्रिवेंशन कास्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में एरर आए ही ना, मीन्स आप एक तो होता है कि एरर आ गई है तो उसके बाद आपने उसको रिमूव किया, कुछ बग्स थे उसको रिमूव किया, तो वो एक कास्ट एक्स्ट्रा कास्ट लगी होती है। लेकिन अगर आप कहते हो कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी बने कि उसमें एरर के आने के चांसेस ना हो, उसको कहा जाता है आने से पहले ही प्रिवेंट कर देना। तो प्रिवेंशन करने के लिए भी कुछ कास्ट एसोसिएट होती है। लाइक प्रिवेंशन के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होंगी, उस टेक्निक के अगेंस्ट भी कुछ कास्ट होगी। लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही है तो वो टाइम जो लग रहा है, जो एफर्ट लग रही है वो कास्ट। अप्रेजल कास्ट, आपने कोई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं तो वो उसकी कास्ट। इंटरनल फेलियर, अगर आपने प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं किया तो आपका मार्केट में जाने से पहले जो कास्ट उसके साथ लिंक होती है वो कास्ट। कोई बग आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल फेलियर, अगर आपने उसको लॉन्च कर दिया और डिप्लाई कर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर को, और डिप्लाई करने के बाद कोई एरर आती है तो वो उसको रिमूव करने के लिए जो कास्ट एसोसिएट होती है। मेजरमेंट्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट कास्ट, आपने क्वालिटी ऐड करने के लिए जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं और जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड होती है जो कि कास्ट ऑफ क्वालिटी कहलाती है। एक्सपेक्टेशंस, हर प्रोजेक्ट्स की, हर एरिया की, हर कंपनी की, जैसे डिफरेंट लेवल्स पे कंपनियां हैं तो वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है कास्ट क्वालिटी के लिहाज से उसकी। अब डिफरेंट कल्चर्स में लाइक हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी स्टार्ट में, जो आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं आउटसोर्सिंग मोस्टली हो रही होती है। तो जब कल्चर डिफरेंस आते हैं तो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्वालिटी के लिहाज से, उनको मीट करना होता है। क्वालिटी को ऐड करने के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं, जैसे CMMI, ISO, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिए गए हैं। CMMI को हमने देखा था, इसलिए मैं CMMI की एग्जांपल लिखी। ISO हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसी की तरह का ISO भी एक स्टैंडर्ड होगा। CMMI में हमने क्या किया, हमने देखा कि एक कंपनी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे जा सकती है। कंपनी CMMI क्या बेसिकली मैच्योरिटी मेजर कर रही होती है कंपनीज की, कि एक कंपनी जो होती है वो करंट टाइम में उसके प्रोसेसेस पे की बेस पे डिसाइड किया जाता है जो वो काम परफॉर्म कर रही है कि वो किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। और अगर वो अपने प्रोसेसेस को मेच्योर बनाना चाहती है, अगर वो अपनी क्वालिटी, अपने प्रोसेसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेती है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करने लग जाती है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकती है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट मेच्योरिटी लेवल्स पे जाके हम अपनी प्रोजेक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टडी की गई, डीमार्को एंड लिस्टर ने एक स्टडी की। ये कुछ काफी साल लगा के जैसे रिसर्च की जाती है, 600 प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उन्होंने देखा 92 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो गेम्स बनाई गई डिफरेंट, और उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से। एक्चुअली उन्होंने क्या, उनकी आउटपुट क्या आई, productivity varied from by a factor of about 1 to 10 across the participants। इस बात का क्या मतलब है कि जब उन्होंने 1 to 10 प्रोडक्टिविटी जैसे है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं
उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे डिफरेंस थी कि एक बंदे ने एक काम एक दिन में किया है और एक किसी और कंपनी में किसी और बंदे ने वो काम 10 दिन में किया है और किसी और बंदे ने वो काम 7 डेज में किया है। किसी एक ही काम में इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि एक प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ईयर्स की एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोजेक्ट है वो एक कंपनी ने सेम प्रोजेक्ट जो है वो 1 साल में किया है और वही प्रोजेक्ट सेम लेवल का सेम सारी उसमें चीजें थी, तो वो एक और कंपनी ने वो प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल में किया है। अब इतना ज्यादा डिफरेंस इसको इसके दरमियान भी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस प्रोडक्टिविटी वेरी कर रही है बाय फैक्टर ऑफ अबाउट 1 to 10 अक्रॉस द पार्टिसिपेंट्स। Productivity varied by an average of 21% between the pairs of programmers from the same organization। आज यहाँ पे क्या था कि जब वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं डिफरेंट लोग, तो वो उनमें इतना फर्क था कि वो एक दिन में एक काम जो एक बंदा एक दिन में करता है वो कोई और बंदा 10 दिन में कर रहा है। लेकिन अगर वो लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे तो उसमें ये था कि वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा काम कर रहा है, तो वो एक काम अगर एक बंदा एक दिन में करता है तो दूसरा बंदा वो हो सकता है कि वो काम 1.21 डेज में कर ले। मीन्स इतना सा डिफरेंस है जी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दिन एक 21% का मतलब है एक बंदा एक दिन में एक काम को एक दिन में कंप्लीट कर देता है, उसी कंपनी का कोई और बंदा कोई और प्रोग्रामर जो होगा वो उतना कोड जो होता है वो 1.21 डेज में लिख देगा। तो मैक्सिमम ये डिफरेंस जो एवरेज पे आ रहा था वो इतना ही आ रहा था। तो जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो उनमें वेरिएशन जो थी वो बहुत ज्यादा थी और विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेरिएशन जो थी वो कम थी। ये जो रिसर्च इन लोगों ने की डिमार्को और लिस्नर ने, उसके रिजल्ट्स हैं। नो कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी वजह से इसकी आउटपुट आई कि प्रोडक्टिविटी, जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अगर मैं सिंपल बात कर दूं कि प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरी बात पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अगर मैं बोल सकती हूँ लेकिन कोई मेरे पास वैलिड प्रूफ नहीं। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम उस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रिसर्च पे। कोई जैसे इन्होंने सेवरल ईयर स्टडी किया, इन्होंने इतनी कंपनी में डेवलपर्स के पास गए और इतनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में से उन्होंने कुछ एप्स बनाई, एप्स के थ्रू उन्होंने कुछ डाटा लिया, उस डाटा पे कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस उसका किया और रिसर्च जनरेट की और देन उन्होंने कंक्लूड किया। अब वो शो करते हैं, उसकी बेस पे वो बात कर सकते हैं, तो उनकी बात वैलिड वो होगी, वो उसकी बेस पे वो कह सकते हैं ये बात, तो ये एक पब्लिश रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप जनरल वैसे ही बोल देते हो तो मेरे पास क्या प्रूव होगा इस बात का? क्यों अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये उनके इतने इयर्स की स्टडी की बेस पे रिजल्ट्स थे कि कोई भी रिलेशन जो प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जैसा हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हमारे माइंड में होगा कि प्रोडक्टिविटी जो एक बंदा काम करता है उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होगी। लेकिन जब उनकी स्टडी उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि इस स्टडी ने साबित किया है कि इनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। डेडिकेटेड वर्क स्पेस एंड क्वाइट वर्क एनवायरमेंट्स आर की फैक्टर। जो एक्चुअल में वो होता है लिंक्ड है वो ये है, डेडिकेटेड वर्क स्पेस एंड क्वाइट वर्क एनवायरमेंट। जो आपकी वर्क प्लेस होती है, जैसे हम बहुत सी बात करते हैं गूगल इतना अच्छा वर्क एनवायरमेंट देता है और डिफरेंट आपने टेड टॉक्स देखी होंगी, वहां पे लोग काम करते हुए खेल रहे होते हैं। इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग खेल रहे हैं और लंच ब्रेक काफी टाइम पे बैठ के बातें कर रहे हैं और वो इसी इसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। वो स्पेसिफिक रिजिड पढ़ने का या काम करने का एनवायरनमेंट नहीं उन्होंने बनाया हुआ है होता, तो उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। डेडिकेटेड वर्क स्पेस एंड क्वाइट वर्क एनवायरनमेंट आर की फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्टिविटी। ये इस सारी रिसर्च से साबित हुआ। प्रोजेक्ट अब हम देखते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हम क्वालिटी का नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। आज जस्ट इसका ओवरव्यू था। हम अभी देखते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या है? कम्युनिकेशन करियर इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट फॉर द आईटी प्रोजेक्ट। आईटी प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। अब ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं, आईटी प्रोफेशनल जो होते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते। जैसे जितने एक्सपर्ट, जैसे हमें आदत हो जाती है कंप्यूटर पर बैठ के काम करते करते, तो हम सोशली इतना लोग वो भी नहीं रहते। आप जिन लोगों में कंफर्टेबल होते हो आप उनमें बात करोगे, आउटसाइडर्स में इतना बात नहीं करते। जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो डेवलपर जो होते हैं कम्युनिकेशन में इतने अच्छे नहीं होते। जो टेक्निकल अच्छे बंदे लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, हो सकता है अच्छे भी हों, ये नहीं है कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन
ऑन एवरेज जो है वो अच्छे नहीं होते कम्युनिकेशन में। मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का क्या है? इंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट जनरेशन, कलेक्शन, डिसेमिनेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को अब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में हम ये बात नहीं कर रहे कि हमें आपस में अच्छी बातें करनी है और जब क्या करना है, ये सारी मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सेंस में बात क्या हो रही है कि प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम पे जनरेट करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना। और प्रोजेक्ट अब हो सकता है कि एक, जैसे हमने वो नेटवर्क चार्ट्स बनाए थे, एक एक्टिविटी की आउटपुट जो है वो किसी और एक्टिविटी को एज ए इनपुट यूज होनी है। अब वो एक्टिविटी किसी और ने परफॉर्म करनी है, उसको वो इनपुट जब मिलेगी उसको टाइमली कम्युनिकेट की गई है वो आपकी एक्टिविटी की आउटपुट उस बंदे को, तो वो टाइमली काम कर सके होगा। इस सारी चीजों को इंश्योर करना कि सारी कम्युनिकेशन जो है वो टाइमली हो रही है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आता है। इसमें मेन प्रोसेसेस क्या है? अब हम ये जो डिफरेंट की प्रोसेस एरियाज को पढ़ रहे हैं कि हर जो डिफरेंट प्रोसेस एरियाज हैं उसमें मेनली क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसमें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में मेन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के अलावा प्लानिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिया, प्लान कर लिया कि कैसे कम्युनिकेशन करनी है, डिस्ट्रीब्यूट। ये कुछ सिंपल सिंपल सी मीन्स अंडरस्टूड सी बातें हैं, कॉमन बातें ऐसी हैं कि जो जब भी कोई भी एक्टिविटी करनी है हमने प्लान करना है, प्लान करने के बाद हमने उसे मेजर करना होता है, हमने उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना होता है, इम्प्लीमेंट करने के बाद मेजर करना होता है और कंट्रोल करना होता है जब भी कोई चेंजेस आते हैं। ये चंद एक एक्टिविटी है जो कॉमन चल रही है सारे प्रोसेस एरियाज में। तो प्लानिंग कम्युनिकेशन आपने की, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो रही होंगी, मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स में क्या है? नीड ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर से कोई डिस्कशन करनी है या मैंने यहाँ पे डायरेक्टर से कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो वो मेरी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी यूनिवर्सिटी में। या मैं अपने कोलीग्स से बात कर रही हूँ, जैसे मेरे साथ वाले लोग हैं, ऑफिस मेट्स हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो उनसे मैंने अगर वो भी मेरी टीम का पार्ट है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट टीम का पार्ट है, लेकिन उनसे मैं कम्युनिकेट करते हुए हो सकता है कि शायद मैंने साथ बात करते करते मैं लंच ब्रेक में बात करते हुए मैंने उनको उनकी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दिया, मैंने कम्युनिकेट कर दिया है। ये एक इनफॉर्मल वे होता है कम्युनिकेशन का। फॉर्मल वे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे इन्फॉर्म करना है डायरेक्टर को, मुझे डीन ऑफ फैकल्टी को इन्फॉर्म करना है, तो वो एक मैं फॉर्मल वे में प्रॉपरली ईमेल क्रिएट करके उसको सीसी करके वो एक प्रॉपर वे में, फॉर्मल वे में इन्फॉर्म करूंगी। तो कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप की होती है और डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन हमारी डिफरेंट लेवल की होती है। क्रिएट स्टेक होल्डर्स रजिस्टर। अब ये डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपने इन्फॉर्मेशन, इस प्रोजेक्ट पे जो स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं उनको, जिनको जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कैसे चाहिए होती है, कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, फॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन करनी है, इनफॉर्मल करनी है, वो सारा आप एक रजिस्टर क्रिएट कर लेते हो। इसके आगे हम एग्जांपल देखते हैं, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। अच्छा, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे देखें आपका ये आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बुक के पेज 386 से ये वाली पिक्चर ली हुई है। वहाँ आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के नाम है, उनकी पोजीशन वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, लीडर है, डिपार्टमेंट हेड है, सीईओ है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है स्टेक होल्डर। लेवल ऑफ इंटरेस्ट, इसकी इंटरेस्ट का लेवल क्या है प्रोजेक्ट में। लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस कितना मैटर करता है। पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इसको मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कौन सी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जॉन, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडर पीटर। इसका जो स्टेक होल्डर्स है वो इंटरनल है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट हाई है, इन्फ्लुएंस हाई है। पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? जॉन डज ए ग्रेट जॉब बट ही ऑफन अपसेट्स other PMs with his harsh approach. Keep him in line and remind him he is the part of a bigger team. अच्छा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अक्सर बहुत हार्श हो जाता है। इसको इन्फॉर्म करने की जरूरत है। मींस आपको इसको इस तरह से सेटल करना होता है, हर स्टेक होल्डर्स को आपने उसके लिहाज से डील करना होता है। अब इसको आपने इस तरह से डील करना है कि आप एक बिगर टीम का पार्ट हो,
और आपने सबको साथ लेके चलना है, आपने उनके साथ काम करना है और आपने दूसरों के साथ हाश नहीं होना। तो डिफरेंट पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती हैं कि स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी। प्लानिंग, आप सबसे पहले हमारा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स था, देन प्लानिंग कम्युनिकेशन। सेकंड प्लानिंग कम्युनिकेशन में हम क्या होता है, कम्युनिकेटिंग मैनेजमेंट प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। अब हर प्रोसेस एरिया देखिए हमने जितना बनाया होगा, स्केजुलिंग प्लान हमने बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया, फिर स्केजुलिंग प्लान बनाया, बजटिंग प्लान बनाया, हर पे हम प्लान बनाते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाया, पहले प्लान बनाया जाता है, फिर उसमें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसको मर्जर कर लिया जाता है, और जब चेंजेस आती हैं तो उसको मॉनिटर कंट्रोल किया जाता है, ट्रैकिंग की जाती है कंटिन्यूसली। बस ओवरऑल ये चीजें हो रही हैं सब प्रोसेस एरिया में। यहाँ पे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में आपको गाइड फॉर कम्युनिकेशन होती है, स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। आपकी हर स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो मंथली रिपोर्ट चाह रहे हैं, कुछ डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं क्या काम हो रहा है, और कुछ 1 ईयर के बाद 1 ईयर का कितना काम हुआ है ओवरऑल देख रहे होते हैं। तो टॉप लेवल जैसे ओवरऑल देख रही होती है, या जो टीम में काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स वो डे टू डे देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट लीडर जो है वो मंथली देख रहा होता है। इस तरह से हर किसी की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन को भी कम्युनिकेटर, कौन सी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी है, किस बंदे को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिसीवर कौन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का रिसीवर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है। जैसे मैं कह रही थी कि अगर डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी तब स्टार्ट होनी है जब डी कंप्लीट होनी है। तो जब डी वाली एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो उसकी आउटपुट ई को मिलनी है। अब डी को कौन कर रहा है, डी जो है उसको करने का रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, उसकी आउटपुट जो है वो इसका प्रोड्यूसर है, और इसकी आउटपुट जो ई एक्टिविटी को जो कर रहा है वो उसको एज ए इनपुट चूज होनी है, तो वो इसका रिसीवर है। इस एक्टिविटी के प्रोड्यूसर, किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर रिसीवर कौन है। सजेस्ट मेथड फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए डिफरेंट मैसेज, डिफरेंट मेथड सजेस्ट करना। अब आपने हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपने कैसे करवाई, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर वो कोलीग है मेरा या मेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मेरा लेवल इनफॉर्मल है मेरे टीम मेंबर से, तो मैं उनसे कॉफी ब्रेक या लंच ब्रेक पे बात करके इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकती हूँ। या अगर वो फॉर्मल मेरी डिस्कशन है तो मैं उनसे, मुझे एक फॉर्मली ईमेल के थ्रू डिस्कशन करने में, तो कौन सा मेथड आपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, कितने जल्दी आपने हर आवर के बाद कम्युनिकेट करना है, हर डे के बाद कम्युनिकेट करना है, मंथली कम्युनिकेट करना है। प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग, अगर कोई इशू आ जाता है कम्युनिकेशन में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या वे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो भी आप प्लान कर लेते हैं पहले से, रिवाइज करते रहते हैं, साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि जब भी चेंजेस आती हैं, चेंजेस अनअवॉइडेबल होती हैं, हम उन्हें इनएविटेबल होती हैं, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केसेस में चेंजेस जो भी आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और इनकॉर्पोरेट करते हुए हम चीजों को अपडेट करते जाते हैं जो भी प्लान बनाते हैं। और कॉमन टर्मिनोलॉजी की एक ग्लॉसरी हम बना लेते हैं। स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन एनालिसिस की एक एग्जांपल शो की है, जो कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक के 387 पेज से ली है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम है, कस्टमर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेनिंग सब कॉन्ट्रैक्टर। ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के नाम नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट्स के नाम है। डॉक्यूमेंट्स, अब इसको कस्टमर मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट कौन सी चाहिए, मंथली स्टेटस रिपोर्ट चाहिए, और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कौन सा होगा, हार्ड कॉपी में चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन सा होगा, टीना फर्स्ट